नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छह करोड़ की लागत से तैयार हुए भाजपा कार्यालय का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान का किया शुभारंभ। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाय की अड़ी पर बैठकर पी चाय और बनारसी पान का चखा स्वाद। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना। और अब खबरें विस्तार से। 6 करोड़ की लागत से तैयार हुए भाजपा कार्यालय का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पार्टी के दिग्गजों का रविवार को वाराणसी में जमावड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। इसके पहले हरौआ स्थित एक लॉन में पार्टी की अहम बैठक भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। रोहनिया में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बने बीजेपी के 4 मंजिला भव्य कार्यालय को आगामी चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि वाराणसी में बीजेपी का महानगर कार्यालय नीचीबाग, क्षेत्रीय कार्यालय गुलाब बाग, सिगरा तथा जिला कार्यालय कंचनपुर में है, मगर अब रोहनिया में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से 4 मंजिला इमारत में बीजेपी का भव्य कार्यालय बन चुका है। लखनऊ की निर्माण एजेंसी ने इस भवन की फिनिशिंग की है। इस कार्यालय में 14 जिलों के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ जिला कमेटी का भी दफ्तर है। इसके साथ ही 2 बड़े ऑडिटोरियम, विश्राम गृह, कार्यशाला के लिए अलग कमरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल सहित कई सुविधाएं मौजूद हैं। यही नहीं, आईटी सेल का दफ्तर भी इसी कार्यालय से संचालित किया जाएगा। 2022 का रण है या युद्ध है, उसकी जो कमान होगी वो काशी के पास होगी। अब ये देखिए, भगवान भोलेनाथ की धरती है, बाबा विश्वनाथ की माटी है, और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी के नाम से बनारस का नाम जुड़ चुका है। तो निश्चित तौर पर, और ये पूरे काशी क्षेत्र का और हमारे जिले का भी एक संयुक्त कार्यालय आज उद्घाटित होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल का केंद्र बनारस बनेगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार। पूर्वांचल में माने 2 हमारा क्षेत्र है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्र में बांटा गया है। गोरखपुर, काशी, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम। यह केवल काशी क्षेत्र का कार्यालय है। इसमें प्रशासनिक 14 जिले आते हैं और संगठन की दृष्टि से 16 जिले हैं। जैसे इलाहाबाद में 2 जिला बन गया, जौनपुर में 2 मछली संगठन की दृष्टि से, तो इस सबका मुख्यालय है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और महानगर के अध्यक्ष जी, महानगर को भी जिले का दर्जा दिया गया है, तो महानगर अध्यक्ष रहेंगे, उनके कार्यालय होंगे। हाँ, यहाँ रहेंगे। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह करीब 10 बजे वाराणसी के चोलापुर पहुंचे। यहां से वह संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। दिमागी बुखार और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए 1 मार्च से चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही 5 विभाग मिलकर काम करेंगे। चोलापुर पहुंचने के बाद परिसर में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का निरीक्षण करने के साथ ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद परिसर में स्वास्थ्य मेले का भी अवलोकन कर उन्होंने लोगों से वार्ता की। इसके बाद मुख्यमंत्री हरौआ स्थित लॉन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने चाय की अड़ी पर बैठकर चाय पी और बनारसी पान का स्वाद चखा। मशहूर गाना खई के पान बनारस वाला लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है।
सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चाय की अड़ी के बाद बनारसी पान का स्वाद चखा। पान का स्वाद चखने के बाद उन्होंने खई के पान बनारस वाला गाना गुनगुनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने पान के दुकानदार की तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा पान लगाते हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। नदेसर स्थित मिंट हाउस पर चौराहे पर चाय की अड़ी में शामिल हुए। चाय की अड़ी में एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, अशोक सिंह शामिल थे। केशव प्रसाद मौर्य ने चाय पीने के बाद दुकानदार राजेश पाल से कहा कि तुम मेरी तरह चाय बनाते हो। चाय दुकानदार राजेश पाल ने कहा कि पहली बार कोई बड़ा नेता हमारी दुकान पर चाय पीने आया है। मिंट हाउस स्थित सुभाष चौहान की पान की दुकान पर चाय की अड़ी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पान का स्वाद चखा। सुभाष चौहान ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारी दुकान पर आए थे और उन्होंने पान खाया है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रविदास जयंती के अवसर पर काशी आने का मुझे मौका मिला है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 ही नहीं 25 सालों तक सपा सत्ता में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को कुछ बोलने से पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। वहीं उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई आती है और जाती है। महंगाई को लेकर सरकार गंभीर है, आवश्यक कदम उठाएगी। दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। अपने 5 साल के कार्यकाल को पढ़ें तो उनको मैं समझता हूं कि कोई सवाल खड़े करने का अधिकार नैतिक रूप से नहीं रहेगा। अगर वह सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं वो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ ली है, वो किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला अपराधी उसको बख्शा न गया है, न बख्शा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने संस्थापक ने कहा कि दलित पलायन करें, इसी से इनको ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, इस सवाल में मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर रावण जी के बारे में मैं कुछ बोलूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सम्मानित सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज के कुंभ में, जहाँ 24 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है, और जितना बड़ा सम्मान, वो हम स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जब वो संगम में स्नान करने के बाद लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुंभ मेले के सफाई काम में लगे हुए सफाई कर्मियों के देश के प्रधानमंत्री अपने हाथों से जमीन पर बैठकर और सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठाकर उनके चरण धो करके जो सम्मान दिया है, वह सम्मान मैं समझता हूं कि इतना संदेश देने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही, खाद तेल, पेट्रोल डीजल और सामान की महंगाई है। देखिए, महंगाई आती है और जाती है, ठीक है, लेकिन महंगाई निश्चित तौर से जो है उसको लेकर सरकार गंभीर है। जो आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा। कुमार जी, क्या करते हैं आप? किस चीज की दुकान? पान की दुकान है सर। कौन सी जगह है? ये मिंट हाउस। कौन आए थे? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, क्या क्या किए? पान खाएं, पान बहुत अच्छा लगा, उन्होंने गाना भी गाया, खाए के पान बनारस वाला। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या खास था आपके पान में? क्या क्या मिलाए थे आप? अरे जो है सामने एक अच्छा चूना है, मीठा मसाला है। कितना खास पान बना के दिए उनको? अब वो तो खा के वही बताएंगे कि कितना खास बताए, कितना है, हम क्या बताएंगे। हमने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भाई, प्रदेश का मुख्यमंत्री पान खा रहा चौराहे पे, तो ये तो बहुत। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई थी, आज बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। उसके अनेक प्रमाण भी है। एनसीआरबी जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से रिलीज हुई, उसमें हर जगह उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बलात्कार हो, चाहे अपहरण व फिरौती हो, सब में बेहतर दिखाया है और तुलना भी की है। निवेश के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 के स्थान पर आ गया है। इसलिए ये कहना कि कानून व्यवस्था खराब है, ऐसे में मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो एकदम खराब चरमराई हुई थी, आज बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है और उसके अनेक प्रमाण भी होते हैं। जो एनसीआरबी जो केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय से रिलीज है, उसने हर जगह उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे अपहरण हो,
फिरौती और सब में बेहतर दिखाया है और तुलना भी की है। दूसरा, जब निवेश भी होता है तो निवेश कहीं भी नहीं होएगा जहाँ पे कानून व्यवस्था या रंगदारी चलती हो। आज उत्तर प्रदेश के निवेश जो है, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पे आ गया देश के अंदर। तो इसलिए वो कहना कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तो इसको मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था योगी राज में बेहतर हुई। बात करें, राहुल जी कह रहे हैं कि क्या नाम है, 30 सेकंड में मुझे रात को नींद आ जाती है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता हूँ, मिस्टर मोदी से नहीं डरता। पता नहीं उनसे कौन किसी ने पूछा था कि आप डरते हो या नहीं डरते हो, तो नहीं डरते तो बोलने की क्या जरूरत है, और कोई पूछ रहा है तो बताओ। तो ये उनको जीते मतलब जागते हुए और सोते हुए उनको यही कुछ सपने आते होंगे। अखिलेश यादव और आरसीआई के बोले मैं जो भी काम कहता हूँ वो बीजेपी उसको कॉपी कर लेती है। अब आपने कहीं इतने अच्छे अच्छे काम किए होते तो अखिलेश जी 2017 में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कि आपने अच्छे काम कर लिए होते जो आज हमारी सरकार पिछले 4 साल में कर रही है। तो यही कारण होगा कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। प्रियंका जी लगातार मंदिर मंदिर दौरा कर रही है, कल वाराणसी में थी और संत रविदास जी के बहाने शांति की बात की उन्होंने। नहीं, वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी चीज़ है, मगर चुनाव आते आते ना जाएं। जब चुनाव के पहले भी 5 साल जो होते हैं, 4 साल, उसमें भी जाते ना तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल सर, कश्मीर में जिस तरीके से भगवा पगड़ी पहन के 23 कांग्रेसी नेताओं ने संदेश दिया है बीजेपी, क्या देखते हैं इस तरीके? उसके बारे में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बोलना होगा, उसमें हम क्यों बोलें? जो उन्होंने किया उन्होंने अपने पसंद से किया या मैसेज देने के लिए किया। तो वो जो 23 नेता है कांग्रेस के, वो उसका जवाब दें या कांग्रेस के लोग जवाब दें? राहुल गांधी, हमारे लोग कोई भी भगवा पहने तो उसका स्वागत है। भगवा पगड़ी के लेके तो आपके ऊपर हम भगवा पहने, कोई भी पहने, हम उसका स्वागत करते हैं। बंगाल में 9 महिलाओं का पोस्टर जारी किया भाजपा ने और कहा है कि बेटी की जरूरत है बंगाल पर, लेकिन टीएमसी ने विरोध किया, कहा है कि नहीं बेटी नहीं दीदी ही चाहिए। अब वो बंगाल ने जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो वहाँ के लोगों की जवाब देंगे, मगर आवश्यकता इस समय ऐसी है कि ममता ना आए, ये जनता वहाँ की चाहती है। कल भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, एक महिला को पीटा है, उनके बेटे ने भाजपा को सहयोग किया था, 70 साल की वृद्ध के ऊपर हमला हुआ है। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नक्शे कदम पर ना चलें और समाजवाद को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सहित कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरीके से भटक चुकी है। विकास का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर सरकार को कोई जवाब नहीं देते बन रहा है। अब उन्हें गर्मी लग रही होगी, एसी बंद कर ले, गर्मी लगेगी, रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। अच्छा, जो महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए आंदोलन कर रही सरकार का इस पर कोई पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। वो किसान सरकार हटा के ही हटेंगे। यूपी बजट किसी लायक नहीं है। जनता कह रही है कि अडानी अंबानी के लिए आया है और सरकार कह रही है कि आम लोगों के लिए आया। आपका क्या कहना है? अब जनता तो क्योंकि समझदार है, वो जानती है जनता कि किधर जा रहा है देश, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? जो खेलते नहीं खेल, उनके नाम पे स्टेडियम है और हम लोग स्टेडियम बनाते हैं खेलने के लिए। अखिलेश जी, आने वाले चुनाव में ईवीएम और बैलेट पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैलेट पे आप भी पड़वा दो वोट, तो हम तैयार हैं उसके लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्यूटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्यूटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्यूटो देखा है? 2 हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। काशी में देखा। मैं असली क्यूटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्यूटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्यूटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्यूटो नहीं बन सकता। उनसे पूछिएगा, 1000 साल में भी क्यूटो नहीं बना सकते बनारस को। वो आप तय करो।
अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? ओवैसी कहते हैं आपने रोका था। मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं, लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज्यादा दोगे कि कम दोगे? फंसा नहीं है, फंसाया हुआ है। आप भी शब्द गलत इस्तेमाल करते हो। ये रिवर, एक मिनट मैं ममता जी उस पर बोलूंगा मैं, ये जो रिवर्स साफ करने का तरीका है कि रिवर्स कैसे साफ बहे हमारे शहर में, जो गोमती मॉडल है वही अंतोगतवा सरकारों को अपनाना पड़ेगा कि एक भी नाला नदी में न जाए। अगर कोई नाले का गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए, और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केवल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर मुद्रा योजना, सारी योजनाओं में पूर्वांचल पर खासा फोकस रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करके इस क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि 2021 के पूरा होते होते वाराणसी में गंगा में चलने वाली सारी नावों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे कि गंगा में प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा पाइप से गैस देने की प्रक्रिया भी 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल मूल्य वृद्धि के कारण भारत में भी इसका असर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसके दाम भी कम होंगे, जिसमें रसोई गैस भी शामिल है। कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंची है। इसको बैलेंस करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, फिर भी जल्द ही जनता को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सहित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल रहे। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त गौरांग राठी सहित जिले के आला अधिकारी शामिल रहे। जन आशीर्वाद के लिए घूम रहे थे, तब से बात को बड़ा आग्रह के साथ बड़े जोर से कह रहे हैं, जब तक पूर्वी भारत की विकास देश की अन्य इलाके की तुलना में नहीं होती है, तब देश की विकास नहीं हो सकती है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की ये पूर्वांचल, समूचा बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर की सिक्किम मिला के 8 राज्य, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो इलाका सब है, इस इलाका में विकास जितना होनी चाहिए नहीं हो पाई, अनेक कारणों से नहीं हो पाई। इसीलिए मैं आभार प्रकट करता हूं, मैं पूर्वांचल से हूं, पूर्वी भारत से हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने पूर्वांचल में प्रतिनिधित्व किया, हम सभी के
श्रद्धा के केंद्र काशी विश्वनाथ की वो प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि होके इस इलाका के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, जल संसाधन की सुविनियोग हो, कामकाजी लोगों को घर में रहते हुए कामकाज ज्यादा मिले उसके बारे में योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहें, सौभाग्य योजना में घरों को बिजली लगाने के लिए बात कहें, हर घर में नल में जल, ऐसे सारे स्कीम की सबसे अगर कहीं फायदा ज्यादा होगा तो पूर्वांचल में होगा, पूर्वी भारत में होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी पूर्व भारत में है। मुद्रा योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी पूर्वी भारत में है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी इस इलाके के लिए है। हमारी सरकार जो कहती है सबके साथ सबकी विकास सबकी विश्वास, उसी में से पूर्व भारत और पूर्वांचल सबसे ऊपर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तहसील राजा तालाब को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तहसील राजा तालाब को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। तहसीलदार राजा तालाब नीलम उपाध्याय ने इसके लिए उप जिलाधिकारी को इसका श्रेय देते हुए कहा कि उनके निर्देशन में कर्मठ अधिकारियों ने सभी शिकायतों का निस्तारण तय समय में किया और आगे भी हम इस तरह के कार्यों को प्रतिबद्ध होकर करते रहेंगे और प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे माननीय उप जिलाधिकारी के निर्देशन में हमारी पूरी राजस्व टीम ने शिकायत निस्तारण के लिए मेहनत किया। समय से निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। इसके लिए हम खुशी है और हम अपने समस्त कर्मचारियों का जो है हौसला बढ़ाती हूँ कि वो ऐसे ही आगे काम करते रहें। कितनी खुशी है मैम, पूरे प्रदेश में प्रथम आया है आपका ये तहसील राजा तालाब तहसील, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपना ये स्तर मेंटेन रखें और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी 2 मार्च को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुलाधिपति प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मालदीव के पूर्व राजदूत एवं विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्र उपस्थित होंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय एवं श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की अध्यक्षता में और मालदीव के पूर्व राजदूत माननीय श्री अखिलेश मिश्र जी की के मुख्य आतिथ्य में 2 तारीख को 10 बजे से विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में हमारा 38वां दीक्षांत महोत्सव होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुल 17,244 योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही 57 मेडल प्रदान किए जाएंगे अपने अपने विषयों में, अपनी अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 29 छात्रों को। इस अवसर पर पद्मश्री विभूषित आचार्य राममित्र शुक्ल जी को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च मानद उपाधि महामहोपाध्याय से भी अलंकृत किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा और कोविड को देखते हुए क्या गाइडलाइन फॉलो की जाएगी? विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन जो 2 शताब्दी पुराना है, उस ऐतिहासिक मुख्य भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। और कोविड-19 की दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने उस हाल में यद्यपि 600 लोगों की व्यवस्था है, इस बार केवल 200 लोगों को के उपवेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके अलावा विश्वविद्यालय के शताब्दी भवन में भी उपवेशन की व्यवस्था है, जहां पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 स्थानों पर यह आयोजन हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम मुख्य भवन में होगा।
नई सड़क क्षेत्र में भाजपा स्वच्छता प्रकल्प द्वारा मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। रविवार को भाजपा स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के नई सड़क स्थित कुदई चौकी पर संयोजक अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम के 74वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में माघ मास के महत्व को बताते हुए नदियों से उसके जुड़ाव तथा जल संचय के प्रति जागरूक किया। आगे आने वाले दिनों में परीक्षा पर चर्चा के साथ वाराणसी के संस्कृत खेल कमेंट्री की चर्चा की तथा भूजल संचय के लिए अभियान चलाने के लिए प्रेरित करने के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी छेदीलाल वर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, मनीष चौरसिया, चंदन वर्मा, जय किशन जायसवाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सब ने कुदई चौकी में माननीय मोदी जी के मन की बात का 74वां संस्करण का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने माघ महीने के महत्व को बताते हुए, नदियों से जोड़ते हुए कि किस तरह से माघ महीने में स्नान ध्यान का महत्व है तथा संत रविदास के बारे में उनके दोहों और चौपाई को हमसे अवगत कराया। उनकी महत्व को संत रविदास को देश की चिंता के बारे में हमसे अवगत कराया। इसके साथ ही विज्ञान दिवस के अवसर पर सीवी रमन का जिक्र करते हुए देश के किसानों ने किस तरह से अपने विज्ञान से आत्मसात किया है। एक देश के सुदूर देश कहीं किसान अपने क्षेत्र में किस तरह से खेतों में विज्ञान का महत्व को समझते हुए तो अपनी खेती में उसका प्रयोग करते हैं। विटामिन डी युक्त चावल किस तरह से उत्पादित करते हैं तथा आने वाले दिनों में परीक्षा का दौर चलने वाला है। उन्होंने परीक्षार्थियों को सरल और सहज तरीके से किस तरह से अपनी परीक्षा संपन्न कराएं, इसके लिए आगे आने वाले दिनों में परीक्षा पर चर्चा का भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्या उद्देश्य होता है आपके इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य माननीय मोदी जी के हमेशा से कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो कहीं एक अच्छे काम कर रहे हैं उनकी चर्चा करना और जो हम नहीं जान पाते हैं उन बातों को बताना। जैसे हमारे वाराणसी में संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री हुई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। संत रविदास का जिक्र किया। विज्ञान दिवस के अवसर पर आज सीवी रमन जी का जिक्र किया। तो इस तरह की अनेक चर्चाएं जो हम जिंदगी के भाग दौड़ में कहीं भूल जाते हैं उसको हमारे बीच में डालते हैं और आज भूजल संचय के लिए उन्होंने जागरूक किया। आगे आने वाले दिनों में इसके लिए अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। बड़ादेव स्थित बालाजी दरबार के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संग कीर्तन मंडल द्वारा गुदौलिया बड़ादेव स्थित बालाजी दरबार का भव्य 14वां वार्षिक श्रृंगार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं मंदिर से जुड़े किशन यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी दरबार का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने रामचरित मानस पाठ का आनंद लिया। किशन जी, किस तरह का यहाँ भजन भाव चल रहा है? ये श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे मिंटू भैया अमित कुमार गुप्ता जी आज जो बालाजी मंडल का नाम का बीज लगाया, बालाजी महाराज के नाम प्रसार जो आज से 14 साल पहले उन्होंने शुरू किया, वो इस मंडल ने इस कार्यक्रम को आज 14वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, अपने गुरु महाराज की कृपा से, जो हमारे गुरुदेव उरई से पधारे हुए हैं कल्याण महाराज जी, और ये लोग कल्याण के लिए सभी का भला हो, विश्व कल्याण हो। और इस समय जो कोरोना की महामारी है उसके लिए प्रभु का हवन हो रहा है। कृपया प्रभु इस कोरोना के महामारी को मारें, मुक्त करें, इस संसार को सुखमय करें और सभी लोगों का कल्याण हो। कितने दिन का है ये कार्यक्रम? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है भैया। LIC महिला प्रकोष्ठ के 16वें महाधिवेशन का आयोजन किया गया। महिला प्रकोष्ठ के 16वें द्विवार्षिक महाधिवेशन का आयोजन भारतीय जीवन बीमा निगम ऑफिस भेलूपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुसुम वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुईं। इस अधिवेशन में निजीकरण पर किस तरीके से महिलाओं पर असर पड़ा है, इस पर कुसुम वर्मा ने प्रकाश डाला। कुसुम वर्मा ने कहा कि सरकार 10% भारतीय जीवन बीमा निगम की बात कर रही है। हम महिलाएं बिल्कुल इसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। निजीकरण होने से अगर असर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं और इसके लिए हम संघर्ष करने को भी तैयार हैं। अधिवेशन में महिला प्रकोष्ठ की कई सदस्याएं उपस्थित रहीं। में एक एम्प्लाई हूँ और आज हमारे यहाँ LIC में VDIA महिला प्रकोष्ठ का 16वां अधिवेशन होने वाला है। उसमें हम सभी महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हैं।
किन मुद्दों को लेकर अधिवेशन में बात चर्चाएं होंगी? इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा निजीकरण का है, जो हर पब्लिक सेक्टर पे असर डाल रहा है, चाहे वो बीएसएनएल हो, एयरपोर्ट हो या कोई भी विभाग हो। हम लोग निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि निजीकरण सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दे सकता है, किसी एम्प्लॉय को नहीं। न इससे राष्ट्र का हित है, न देश का, न समाज का, किसी का हित नहीं है। सिर्फ हम लोग इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमारा संगठन यदि कुछ भी करने को कहता है, स्ट्राइक है या कुछ भी है, इसके लिए हम सभी महिला साथी मोर्चा बनाकर एक साथ मैदान में उतरेंगे। बीएचयू की डॉक्टर शारदा सिंह गृहिणियों और छात्राओं को स्वावलंबी व हुनरमंद बनाने में जुटी हैं। गृहिणियों एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं को आर्ट के जरिए स्वावलंबी व हुनरमंद बनाने में बीएचयू की डॉक्टर शारदा सिंह जुटी हुई हैं। काफ़ी हद तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरित होकर गांव तथा शहरों व काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं को ऑयल पेंटिंग एवं फोक आर्ट सिखाकर उन्हें हुनरमंद बनाती आ रही हैं, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित भी किया गया था। ये विगत 15 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जूट से पर्स तथा झोले एवं बैग बनाना सिखाती आ रही हैं। साथ ही साथ उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं, जिसका एकमात्र कारण है पति का मदिरा सेवन करना। और जिस घर में शिक्षा का अभाव पाया जाता है, वहां अक्सर हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए हमने हर गृहिणियों को शिक्षित व स्वावलंबी तथा हुनरमंद बनाने का संकल्प लिया है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम बड़ा ही खूबसूरत नाम है, और जहां शिव की चर्चा हो और सुंदरता की चर्चा ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है, और जहां सुंदरता की चर्चा हो वहां कलात्मकता की चर्चा अगर न हो तो कुछ खटकती है। मैं मनीष राज मिश्रा, KTV न्यूज से आज 80 घाट पर मैं खड़ा हुआ हूं। ये आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ऑफ वुमेन्स, जिसकी की आयोजिका डॉक्टर शारदा सिंह हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं ये जो लोगों के बीच में कला की विविधताओं को जो ये रंग देती आई हैं, तो आइए उनसे हम जाने, उनसे कुछ सुने, उनसे कुछ हम जानकारी लेते हैं कला के बारे में। तो आइए डॉक्टर शारदा सिंह बताएं, आप हमारे KTV न्यूज को कि जो है कि ये आज का किस तरह का आपका प्रोग्राम है? हम आर्टिस्ट्री ऑफ वुमेन के सभी महिलाएं और बच्चे यहाँ पे हैं, जिसमें कि सभी फील्ड से लोग हैं, कलाकार भी हैं, टीचर्स भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, जो जिनको कला करना या कला में पसंद है। तो हम सभी लोग मंथ के एक दिन हम किसी एक जगह पे एकत्रित होके और हम किसी सब्जेक्ट पे लेके काम करते हैं। और चूँकि कला एक हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकालने के, मानव की कुंठा को निकालने का भी एक बहुत बड़ा प्रभावशाली माध्यम है। तो हम यहाँ पे कलाकार एकत्रित होकर हम अपनी अपनी जो विधा में कार्य करते हैं और हर मंथ इस तरह हमारा ये काम चलता रहता है। हमारे साथ जो हमारी जो महिला कलाकार हैं बहुत सारी, जिन्होंने, कुछ लोगों ने BHU से MFA BFA किया है, कुछ लोगों ने काशी विद्यापीठ से MFA BA किया है, कुछ बच्चियां हैं जो अभी एजुकेशन ले रही हैं फाइन आर्ट्स में, कुछ बच्चियां हैं जो दूसरे विधा की हैं बट वो कला पसंद से करती हैं। तो इस तरह से हमारा मिला जुला सबका एक प्रयास है, हम एक साथ एक बैनर के नीचे सभी लोग हम काम कर रहे हैं। कविता जी, आप इस समय 80 घाट पे क्या कर रही हैं? आर्टिस्ट्री ऑफ वुमेन का कैंप चल रहा है, तो मैं उसमें वर्क कर रही हूँ और मेरे साथ सारे आर्टिस्ट हैं, सारे वुमेन आर्टिस्ट मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो क्या फाइन आर्ट्स की है क्या? यस, मैं तो फाइन आर्ट्स से हूँ और मेरा जो ग्रुप है, जो वुमेन आर्टिस्ट ऑफ ग्रुप है, उसमें कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। तो हम सभी एक साथ कलेक्ट होके एक ग्रुप ऑर्गेनाइज और आगे आपको क्या करने का इरादा है? मैं फ्रीलांस काम करना चाहती हूँ। फ्रीलांस काम करना चाहती हूँ। चलिए, आपने हमारे समाचार चैनल से बात किया कविता जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
6 करोड़ की लागत से तैयार हुए भाजपा कार्यालय का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान का किया शुभारंभ। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाय की अड़ी पर बैठकर पी चाय और बनारसी पान का चखा स्वाद। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।